तो बच्चों जरा सोचो, एक कोशिका इतनी छोटी कि जिसे हम नंगी आंख से देख भी नहीं सकते, लेकिन इसी में छुपी होती है एक नए जिंदगी को जन्म देने की ताकत। जी हाँ, हम बात करें शुक्राणु अर्थात स्पर्म की। यही वह कोशिका है जो नर के शरीर में बनता है और नर के शरीर से निकलकर मादा के अंडाणु तक पहुंचता है और वहीं से शुरू होती है एक नए इंसान बनने की कहानी। लेकिन एक बात तुम सोचो कि जिसे इतनी बड़ी कार्य करनी हो, इतना लंबा सफर तय करना हो, उसकी शरीर की बनावट कैसी होगी, उसमें कौन कौन से भाग होंगे और कौन से भाग उसे तैरने में मदद करते होंगे, कौन से भाग उसे ऊर्जा पाने में मदद करते होंगे और कौन से भाग सबसे महत्वपूर्ण घटना निषेचन की मदद करते होंगे। तो आज हम बेसिकली इसी रहस्य को समझने वाले हैं। अर्थात आज के इस लेक्चर में हम शुक्राणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को समझने वाले हैं, जो आपके क्लास 12 के बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बहुत सारी बातें हो गई। अब हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास की शुरुआत, आज इस लेक्चर की शुरुआत। अर्थात चलो हम समझते हैं शुक्राणु की संरचना। तो हम आपके लिए बहुत सारे स्लाइड के माध्यम से शुक्राणु का स्ट्रक्चर और शुक्राणु के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन 5 मार्क्स तक पूछ दे कि उसका नामांकित चित्र बनाकर उसके सभी नामों का वर्णन करें, तो फिर आपके लिए लेक्चर सफिशिएंट होने वाला है। इस लेक्चर को देखने के बाद मैं आपको विश्वास दिला दूं कि आप इस टॉपिक अर्थात शुक्राणु की संरचना से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनते हैं या फ्रेम होते हैं, आप आसानी से कर ले जाओगे। अब आपके सामने ये कुछ संरचना दिखाई दे रहा है इमेज के माध्यम से। अब इस संरचना में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली हम सबसे पहले एक अपने हाथ से बनाए हुए डायग्राम के माध्यम से आपके दिमाग में सेट करने की कोशिश करते हैं और एक एक करके सभी पार्ट का, सभी भाग का रोल क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर आपका आज का लेक्चर समझ में आ गया है कि क्या होने वाला है, तो क्या हम शुरुआत करें आज के लेक्चर का? क्या हम शुक्राणु की संरचना बनाने पे आगे बढ़े? ठीक है, अब हम आपके सामने एक बहुत ही प्यार से शुक्राणु की संरचना बनाने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ संरचना बनाने की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है? तो सबसे पहले शुक्राणु की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं, आओ इसको हम जानते हैं। तो सबसे पहले इस शुक्राणु की सबसे पहली ब्रांच, जिसे हम हेड के नाम से जानते हैं, ये ले। इसके बाद इसमें एक और पार्ट आता है जिसे हम लोग नेक के नाम से जानते हैं। तो ये इसका नेक हो गया, जिसको ग्रीवा बोलते हैं। अब ग्रीवा के बाद इसमें एक मिडिल पीस आता है, मध्य खंड आता है जिसे हम बोलते हैं। तो ये इस शुक्राणु की, थोड़ा आराम आराम से बना रहे हैं इसलिए थोड़ा लेट हो सकता है, कोई बात है नहीं, लेकिन आराम आराम से डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे हम। ये रहा, चलो इसको थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ कर लेते हैं। ये रहा, चलो अब इसमें सबसे नीचे का भाग जिसे तेल के नाम से जानते हैं, पूंछ जिसको बोलते हैं, ये है हो गया हमारा। चलो ये आपके सामने हमने 4 भाग बनाया। अगर आपको बीच में स्पीड कम लगा हो तो आप स्पीड बढ़ा लेना। ये हमने 4 भाग बनाया। ये जो आप ऊपर की तरफ ये भाग देख रहे हो, ये जो आप ऊपर की तरफ ये पहला भाग देख रहे हो, इस वाले भाग को बेसिकली हम लोग हेड कहते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। तो शुक्राणु में हमने टोटल 4 संरचना बनाए, 4 भाग बनाया। एक को बोलते हैं हेड, और हेड को हम लोग सिर या शीर्ष भी कहते हैं। शीर्ष लिख दे, इसको सिर या शीर्ष भी कहते हैं। तो पहला भाग हो गया हमारा हेड। अब ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये गर्दन सा, इसको बेसिकली हम लोग नेक के नाम से जानते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? तो ये बेसिकली आपका सेकेंड भाग, आपका मतलब शुक्राणु का सेकेंड भाग, जिसे हम लोग नेक के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा, गर्दन। अब ये जो नीचे वाला भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये पिंक कलर से बनाया हुआ, ये भाग को हम लोग मध्य खंड अर्थात मिडिल पीस कहते हैं। मिडिल पीस कहते हैं, हिंदी में इसे मध्य खंड कहते हैं। और ये जो आपको ये भाग दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर वाला, इसको बेसिकली हम लोग टेल अर्थात पूंछ कहते हैं। क्या इसका भी हिंदी लिख दे? चलो लिख देते हैं आओ।
इसको हम लोग ग्रीवा बोलते हैं, ग्रीवा अर्थात गर्दन। इसको हम लोग मिडिल पीस अर्थात मध्य खंड बोलते हैं। अब ध्यान देना, हमने आपके सामने एक स्पर्म अर्थात शुक्राणु की संरचना को बनाया। अब इस संरचना में हमने चार भाग को बनाया, चार पार्ट को बनाया। पहला सबसे ऊपर का भाग जो ये वाला भाग था, ये शीर्ष कहलाया अर्थात हेड कहलाया। हेड के जस्ट नीचे का जो भाग है इसको ग्रीवा अर्थात नेक बोला गया। जो बीच का भाग आ रहा है इसको हमने के मध्य खंड बोले, मिडिल पीस बोले। और ये जो लंबा सा पतला सा भाग दिखाई दे रहा है इसको बेसिकली हमने टेल अर्थात पूंछ कहा। ठीक है, अब आओ इसके हेड में क्या प्रेजेंट होता है, इसके ग्रीवा में क्या प्रेजेंट होता है, इसके मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होता है और इसके टेल में क्या प्रेजेंट होता है और कौन सा भाग इसमें क्या क्या मदद करता है, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके शीर्ष की। तो इसके शीर्ष में सबसे महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग बेसिकली न्यूक्लियस, जिसे हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। तो ये हमने बनाया न्यूक्लियस को। ये जो येलो कलर से बना है ये न्यूक्लियस कहते हैं। अब इसमें न्यूक्लियस के साथ साथ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है जिसको हमने के कलर ले लेते हैं, ये कलर, जिसको हमने की बोलते हैं एक्रोसोम। ये एक्रोसोम बेसिकली कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये एक्रोसोम बेसिकली एक टोपी नुमा कैप लाइक संरचना होती है जिसे हमने के एक्रोसोम कहते हैं। तो इस शुक्राणु के हेड में, शीर्ष वाले भाग में दो महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है। हेड में कितने? दो महत्वपूर्ण संरचना पाई जाती है। एक है न्यूक्लियस केंद्रक और दूसरे का है हमारा एक्रोसोम। सबसे पहले एक बात समझो कि जो शुक्राणु है ये एक प्रकार की कोशिका है। अब ये कोशिका एनिमल की है कि प्लांट की है? बताओ भाई, ये कोशिका एनिमल की है। तो कोशिका जब एनिमल की है तो इसके बाहर का मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? तो इसके बाहर का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा। अब इसके बाहर का मेम्ब्रेन क्या कहलाएगा? इसके बाहर का मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगा। तो जो आप ये देख रहे हो, ये व्हाइट कलर का जो देख रहे हो इसका बॉडी, या व्हाइट का देखो या फिर ये देखो नियॉन कलर का, या फिर आप ये देखो पिंक कलर का, या फिर ये ग्रीन कलर का, जो ये बॉडी वाला फ्रेम वाला भाग है ना, ये बेसिकली इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शुक्राणु होता है उसका शरीर, उसका पूरा बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। क्या ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है भाई। इसका शरीर किससे घिरा हुआ है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कैसे पता चला? क्योंकि ये एक प्रकार की जंतु कोशिका है और एनिमल सेल के बाहर कौन मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। चल, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस शीर्ष वाले भाग में दो संरचना, एक संरचना जो दिखाई दी आपको, इस संरचना को हम बोलते हैं एक्रोसोम। इस संरचना को बोलते हैं एक्रोसोम। अब एक्रोसोम जो है ये एक टोपी नुमा संरचना है। टोपी के जैसा संरचना है जो शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग में प्रेजेंट होता है। शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग में प्रेजेंट होता है। अब ये याद रखना, ये जो एक्रोसोम दिखाई दे रहा है ये एक्रोसोम एक प्रकार का गोल्जी बॉडी है। अर्थात गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ही मॉडिफाइड होकर, गोल्जी बॉडी ही रूपांतरित होकर इसका रूप चेंज हो गया और वह बदल गया एक्रोसोम में। तो सबसे पहला बात, एक्रोसोम शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग में उपस्थित होता है जो एक प्रकार की टोपी नुमा संरचना है, ये याद रखना। अब इस एक्रोसोम में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन फ्रेम होता है, इसमें एंजाइम पाया जाता है। इस एक्रोसोम में एंजाइम पाया जाता है और एंजाइम का नाम है स्पर्मलाइसिन। एंजाइम का नाम है स्पर्मलाइसिन। एंजाइम का क्या नाम है? तो एंजाइम का नाम है स्पर्मलाइसिन। अब ये स्पर्मलाइसिन करता क्या है? तो ये स्पर्मलाइसिन एंजाइम जो है
ये बेसिकली अंडाणु को तोड़ता है। अर्थात क्या कहने का मतलब है, मान लीजिए फीमेल का अंडाणु है, ठीक है, अब ये मेल का अंडाणु है, ठीक है, तो ये मेल का शुक्राणु है, तो मेल के शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग पे यहाँ पे टोपी जैसी संरचना पाई जाती है, नाम है इसका एक्रोसोम। अब ये एक्रोसोम में एक एंजाइम पाया जाता है, नाम है उसका स्पर्मलाइसिन। ये जैसे इसके कांटेक्ट में आएगा, ये ओवम की इस वाल को तोड़कर ये स्पर्म को अंदर भेजने में मदद करता है, अर्थात ये निषेचन में मदद करता है, तो ये पहुंचा देगा अंदर। कौन? ये स्पर्मलाइसिन। खैर ये बात समझ में आपको आ गया होगा। तो पहले बात याद रखना, शीर्ष वाले भाग में एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का रूपांतरित रूप है, एंजाइम पाया जाता है स्पर्मलाइसिन, तोड़ता है अंडाणु की दीवार को। चल, अब ये जो दिखाई आपको दे रहा है, ये बेसिकली न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक है। अब ये वही न्यूक्लियस है जिसके अंदर अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। अब एक बात बताओ, सोचना, ये जो स्पर्म है ये किसकी कोशिका है? तो स्पर्म जो है वह कोशिका है मानव की। तो मानव कोशिका का ये गैमेट है, और गैमेट में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह गुणसूत्र की संख्या 23 होती है। युग्मक में हमेशा 23, इसी कारण से न्यूक्लियस को हम लोग अगुणित कहते हैं। इसी कारण से न्यूक्लियस को हम लोग अगुणित कहते हैं। अब ये न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके अंदर ही डीएनए पाया जा रहा है, अनुवांशिक पदार्थ पाया जा रहा है, और अनुवांशिक पदार्थ में जीन छुपा होता है, जिसके चलते उसके संतति में कुछ लक्षण आएंगे जनक के, माता पिता के। तो सबसे पहले शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग में दो संरचना, पहला एक्रोसोम टोपी जैसी, एंजाइम है स्पर्मलाइसिन, करता है अंडाणु के वाल को तोड़ देगा आराम से। दूसरा न्यूक्लियस केंद्रक, इसमें गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, सबसे महत्वपूर्ण अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। चल, अब नेक वाले भाग में, इस नेक वाले भाग में दो प्रकार की सेंट्रियोल पाई जाती है। इस नेक वाले भाग में दो प्रकार की सेंट्रियोल पाई जाती है। सेंट्रियोल का बात आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। अगर आपको सेंट्रियोल के बारे में आइडिया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना। अगर आपको आइडिया नहीं है और चाहते हो कि हम सेल का भी कुछ पार्ट बताएं आपको, तो आप तभी कमेंट करना। ये सेंट्रियोल जो इस हेड के पास है, ये सेंट्रियोल जो इस हेड के पास है, इस सेंट्रियोल को हम बोलते हैं समीपस्थ सेंट्रियोल। ये समीपस्थ सेंट्रियोल। ये दूर है तो इसको बोलते हैं दूरस्थ सेंट्रियोल। ये दूर है तो इसको बोलते हैं दूरस्थ अब देख, ये दोनों का काम क्या है? समीपस्थ सेंट्रियोल जो है ना, ये जो समीपस्थ सेंट्रियोल है, ये बेसिकली अभी तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब ये अंडाणु के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा, जब ये अंडाणु के साथ फर्टिलाइज हो गया, अर्थात जब जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट में विभाजन होता है, और जाइगोट में विभाजन होने के बाद ही तो बॉडी बनता है। तो जाइगोट में जो पहला विभाजन है, जाइगोट में जो पहला विभाजन है वह इसी समीपस्थ सेंट्रियोल के द्वारा होता है। तो ये बेसिकली कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये बेसिकली कोशिका विभाजन में मदद करता है। ये तो हो गया दूरस्थ सेंट्रियोल का। अब समीपस्थ सेंट्रियोल का बात बोल, सॉरी दूरस्थ सेंट्रियोल का बोल, ये तो समीपस्थ का हो गया। अब दूरस्थ जो होता है वह बेसिकली एक्जियल फिलामेंट बनाता है। वह क्या करता है? एक्जियल फिलामेंट बनाता है। और यह एक्जियल फिलामेंट दौरा होता है इस टेल के अंत तक, अर्थात ये यहां से शुरू होगा, ये यहां से शुरू होगा और ये जाएगा कहां तक? तो ये जाएगा टेल के पूरा अंत तक। ये रहा, ये रहा। ये बेसिकली एक्जियल फिलामेंट का निर्माण कौन करेगा? तो एक्जियल फिलामेंट का निर्माण बेसिकली करेगा हमारा दूरस्थ सेंट्रियोल। तो ये है एक्जियल फिलामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इस एक्जियल फिलामेंट के चलते ही टेल
मूव करता है, और टेल जब मूव करेगा तो स्पर्म मूव करेगा, और स्पर्म मूव करेगा तभी तो ये मादा जनन पथ में गमन कर पाएगा, और मादा जनन पथ में गमन करके अंडाणु तक पहुंच पाएगा। तो ये है बेसिकली एक्जियल फिलामेंट, जिसे हम लोग अक्षीय तंतु या अक्ष तंतु के नाम से भी जानते हैं। चलो, अब ये हो गया हमको नेक का बात। अब इस मिडिल पीस वाले भाग में संरचना पाया जाता है, उसका नाम है क्या? ये ग्रीन कलर बना देते हैं। ये संरचना कुछ पाया जाता है, ये जो आप देख पा रहे हो ये बेसिकली इसका माइटोकॉन्ड्रिया है। ये बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली स्पाइरल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली स्पाइरल है, अर्थात सांप जैसा है। और जब माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुन ही लिए तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली ऊर्जा देगा। किसको ऊर्जा देगा? तो ये ऊर्जा देने का काम करेगा, एनर्जी प्रदान करने का काम करेगा। किसको? स्पर्म को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिडिल पीस का बात। अब करते हैं टेल में। तो टेल में पाया जाता है ये एक्जियल फिलामेंट। ये एक्जियल फिलामेंट, और ये एक्जियल फिलामेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है गति प्रदान करने के लिए। और जब एक्जियल फिलामेंट गति प्रदान नहीं करेगा तो ये फिर मूव करेगा कैसे? तो ये था शुक्राणु के कुछ भाग और उसके रोल। तो इसमें कौन कौन से भाग दिखाई दिए? 4 भाग दिखाई दिया। पहला शीर्ष, दूसरे का नेक, तीसरे का मिडिल पीस, और चौथा टेल। ये क्लियर है? अब सुनना, अगर ये एक प्रकार की जंतु कोशिका है, ह्यूमन की कोशिका है, तो इसके बाहर जो लेयर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, अर्थात इसकी कोशिका घिरी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, अब हेड वाले भाग में 2 संरचना, एक का नाम है एक्रोसोम, दूसरे का नाम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा? अगुणित, जिसमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होंगे। एक्रोसोम टोपी जैसी संरचना है जो बेसिकली स्पर्म लाइसिन नामक एंजाइम को लेकर घूमती है, जो अंडाणु में पेंट्रेट करने का काम करेगा और उसको प्रवेश कराने का काम करेगा शुक्राणु को। ठीक, अब आ जाओ नेक में। नेक में 2 सेंट्रियोल, जो पास है उसको बोलते हैं समीपस्थ, जो दूर है दूरस्थ। जो समीपस्थ है वो बेसिकली कोशिका विभाजन में मदद करेगा, और जो दूरस्थ है वह बेसिकली क्या करेगा? एक्जियल फिलामेंट का निर्माण करेगा। और ये एक्जियल फिलामेंट मध्य खंड से, याद रखना, ये एक्जियल फिलामेंट मध्य खंड से टेल तक फैला होता है, और टेल में यह एक्जियल फिलामेंट के चलते ही गति होती है, और जब टेल गति करते हैं तब ये स्पर्म गति करते हैं, याद रखना। फिर इस मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और जब माइटोकॉन्ड्रिया है कैसा है? सर्पिलाकार है, स्पाइरल शेप कह दे। और ये सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा? ऊर्जा प्रदान करेगा। क्लियर है? तो ये संरचना थी। अब इसको एक हम भाषा का रूप देने के लिए आपके लिए पीपीटी बना दिए हैं। सबसे पहले शुक्राणु एक सूक्ष्म, बढ़िया बात है, इसी कारण से तो हम नंगी आंखों से नहीं देख पाए थे। गतिशील, बढ़िया बात है, गति कौन प्रदान कर रहा है? तो टेल में उपस्थित एक्जियल फिलामेंट, अक्षीय तंतु। और बना कौन रहा है इसको? दूरस्थ सेंट्रियोल बना रहा है। तो एक कोशिका प्रजनन कोशिका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जनन कोशिका तो है ही, क्योंकि इसके द्वारा ही तक जीवन का निर्माण हो रहा है। जो नर जनन अंगो टेस्टिस में बनता है, इसका पूरा शरीर प्लाज्मा झिल्ली, देख अभी तो बताए हैं, प्लाज्मा झिल्ली जो ढका होता है। अब एक शुक्राणु की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो शुक्राणु की लंबाई लगभग 50 से 60 माइक्रोमीटर होती है, जिसमें सबसे बड़ा जो होता है वह टेल होता है। अब शुक्राणु के भाग कौन है? शुक्राणु का शरीर 4 प्रमुख भागों में विभाजित होता है। पहला शीर्ष, दूसरा ग्रीवा, मध्यखंड और पूंछ। अब एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। आओ स्क्रीनशॉट ले ले आप इसका, पहले इसका ले लो भाई। हो गया, चल आगे बढ़ते हैं। देखो, अब शुक्राणु का हेड देख लो। अब ये शुक्राणु का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। क्यों? क्योंकि अनुवांशिक पदार्थ है, क्योंकि इसके भीतर अगुणित नाभिक उपस्थित होता है, तथा शुक्राणु का यह भाग आगे जाकर टोपी जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाती है। और ये टोपी जैसी संरचना किसका रूपांतरण है बताओ? ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, ये गोल्जी बॉडी का रूपांतरण है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। अब इस एक्रोसोम में क्या पाया जाता है? तो एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन, अर्थात यह प्रकार का हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, पाए जाते हैं। ये एंजाइम अंडाणु की झिल्ली को भेदने में मदद करते हैं। कितना प्यारा बात है, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है। इसलिए हेड भाग निषेचन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो शुक्राणु में हेड होना ही चाहिए। क्यों? दोनों संरचना पाई जा रही है।
आगे पढ़ ले, ये तो अब क्लियर हो गया होगा। नेक, नेक में दो सेंट्रियोल होंगे। अब सेंट्रियोल एक होगा समीपस्थ और एक होगा दूरस्थ। समीपस्थ क्या करेंगे, तो निषेचित अंडाणु अर्थात जाइगोट में कोशिकीय विभाजन के लिए आवश्यक होते हैं, बाद बताएं आपको। और दूरस्थ क्या करेंगे, तो ये एक्जियल फिलामेंट अर्थात अक्ष तंतु का निर्माण करता है। यह संरचना मध्य खंड से पूंछ तक फैला होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अब ये हो गया नेक, अब आगे पढ़ ले पूंछ, सॉरी मिडिल पीस। तो ये भी भाग शुक्राणु का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। क्यों, क्योंकि तो माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करेगा। अब ऊर्जा मिलेगा तभी तो ये मूव कर पाएंगे भाई, क्योंकि इसमें सर्पिलाकार माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, इससे शुक्राणु आगे बढ़ने में सक्षम होता है। ये बात हम आपको बता ही है। आगे देख ले, अगला बात है पूंछ। यह शुक्राणु का सबसे बड़ा भाग होता है, मतलब अगर 60 माइक्रोमीटर का है तो 55 माइक्रोमीटर तो इसका पूंछ ही होगा, जिसका मुख्य कार्य शुक्राणु को गति प्रदान करना होता है। क्यों, क्योंकि इस टेल के अक्षीय तंतु संरचना की मदद से शुक्राणु लहरदार अर्थात घूमते घामते ऐसे लहरदार गति से तैरते हुए महिला जनन पथ अर्थात यह नलिका में अंडाणु तक पहुंचता है। तो ये बात हमने सब बात आपको बता ही है, लेकिन एक और बात आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट बात है। इसके लिए एक स्लाइड है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बार संभोग अर्थात कोई मेल एक बार संभोग करता है या फिर स्खलन करता है, इसका मतलब वह अपने पेनिस से वीर्य को बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं इजेकुलेशन। के दौरान लगभग 20 से 30 करोड़, याद रखना, एक बार अगर वह संभोग किया या फिर उसके पेनिस से स्पर्म बाहर आए तो 20 से 30 करोड़ अर्थात 200 से 300 मिलियन शुक्राणु बाहर निकलते हैं। और अगर किसी को नॉर्मल फर्टाइल होना चाहिए, फिर उसके लिए जो बाहर निकलते हैं शुक्राणु, उसमें से 60% जो है वह शुक्राणु निश्चित रूप से समान आकृति एक जैसे होने चाहिए। और इसमें से 40% जो है वह शुक्राणु तीव्र से तेज गति भागने वाले चाहिए। क्या कहने का मतलब सुनना, मान ले ये 100 स्पर्म है, ठीक है, 100 क्या है स्पर्म है। अब 100 स्पर्म में से नॉर्मल फर्टाइल के लिए इसमें से 60 स्पर्म हैं, 60 स्पर्म है, इनका आकार अर्थात शेप और साइज, आकार और आकृति जो है वह समान होने चाहिए। अब ये तुम नहीं कर देना कि इसका 40% तेज गतिशील होना चाहिए, तेज गतिशील होना चाहिए। ये बात आपकी हो जाएगी बिल्कुल 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 गलत गलत गलत, ये बात याद रखना। तो क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब है 60 में से, इस 60 में से 40, इस 60 में से 40 तेज गति वाले होने चाहिए। इस 60% का 40% कहने का मतलब है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर डिक्लाइन है कि जब नॉर्मल फर्टाइल के लिए लगभग 60% शुक्राणु निश्चित रूप से समान आकार और आकृति वाले होने चाहिए। इसमें से देख यहाँ पे इसमें से लगभग 40% शुक्राणु तीव्र या तेज गतिशीलता वाले होनी चाहिए। ये हमको बताना था, ये क्या करना था, हमको बताना था। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमको शुक्राणु की संरचना को समझाना था, और ये बिहार बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ ले तो फिर आप इस लेक्चर के माध्यम से जो आप देख सकते हो। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक जोरदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि आपका एग्जाम पास आ गया है। चलिए, धन्यवाद।